स्टैटिक जीके का ये बचा हुआ है जिसका डिस्कशन हम इसमें कराने वाले हैं, ठीक है। और अगला नंबर टेस्ट जो है आपका एक्टिव है, उससे जाकर के क्या कीजिएगा कि अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या कर लेते हैं कि हम इस स्टैटिक जीके में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका हम डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं दोस्त कि इसलिए डिले हो रहा है कि मेरा क्या है कि रिफ्रेशर अभी ट्रेनिंग जो है रेलवे में चल रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों का टेस्ट जो है डिले हो रहा है, ठीक है। नहीं तो डिले नहीं होगी, लेकिन अब 2 दिन की और बात है, यानी कि मंडे से या संडे से आप लोगों की रेगुलर जो है क्लास चलती रहेगी। सैटरडे से ही कहिए या संडे से कहिए, संडे से ही एकदम संडे से क्या है कि अपने टाइम टेबल पे जैसे पहले चलता था उसी तरह से कंटिन्यूअसली क्या होगा कि चलता रहेगा। टेस्ट भी आप लोगों का क्या होगा कि समय पे मिलता रहेगा, उसमें डिले नहीं होगी अब, ठीक है। तो बस 1-2 दिन की बातें हैं दोस्त, आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। चलिए क्या करते हैं कि अब इसमें स्टैटिक्स जीके में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको एक एक करके हम देख लेते हैं, डिस्कस करा देते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं अंत तक बने रहिएगा, आपको हम बता देंगे कि आप भी टेस्ट कहां से दे सकते हैं, कहां से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, यह 21वां नंबर क्वेश्चन है जो बचा हुआ है उसी का डिस्कशन कराते हैं। 20 को क्वेश्चन हमने साइंस का करा दिया है, टोटल जो है 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 40 में 20 हमने साइंस का डिस्कशन करा दिया है। देख लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ प्ले लिस्ट में, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है दोस्त। ये चीज कहा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से कहता है कि किसे जाना जाता है, तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें जानना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानते हैं, लाला लाजपत राय को जानते हैं, ठीक है। यह आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। अब ये चीजें जान लीजिए कि शेर ए पंजाब से सिर्फ लाला लाजपत राय को ही नहीं जानते हैं, बल्कि एक और आदमी है जिन्हें हम शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। कौन है वो? महाराजा रंजीत सिंह है, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह को भी शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है और लाला लाजपत राय को भी शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों दे देगा, या तो आपको जो है महाराजा ये रंजीत सिंह दे देंगे तो रंजीत सिंह को मार सकते हैं, या तो जो है ये लाला लाजपत राय दे देंगे, दोनों में से किसी एक को मार सकते हैं आप। रंजीत सिंह जो है वो किस चीज से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको पता ही है कि वो सिख साम्राज्य के पहले जो है क्या थे कि महाराजा थे, ये रंजीत सिंह जो थे। लाला लाजपत राय क्या थे कि एक राजनीतिक थे, एक क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, एक लेखक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे, तो इन दोनों के बारे में जो है पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये सेकेंड नंबर है कि एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए जब कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है कि हम थाने में जाते हैं, जो नियरेस्ट थाना होता है वहां पे जाते हैं, और उस अपराध के खिलाफ क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है क्या करते हैं कि थाना में लिखाते हैं। तो वो जो रिपोर्ट लिखता है वो ही क्या होता है कि एफआईआर होता है, और उस एफआईआर को हम लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हम पहला अपना रिपोर्ट करते हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसे थाने में हम करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर उस पे क्या होती है कि थाने जो है सुनवाई करती है, जांच करती है, उसके बाद जो है वो आगे जो है वो क्या करते हैं कि जो नियरेस्ट जो कोर्ट होती है उसमें ये चीजें जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उस अपराधी के खिलाफ क्या होता है कि कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। मैग्सेसेस जो पुरस्कार जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है ये हमें जानना है। तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए कि मैग्सेसेस पुरस्कार जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है ये हमें जानना है। देखिए मैग्सेसेस पुरस्कार जो होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा करेक्ट, कि पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म की फील्ड में जो है मैग्सेसेस पुरस्कार दिया जाता है। अब मैग्सेसेस पुरस्कार जान लीजिए कि क्या सिर्फ पत्रकारिता के ही फील्ड में दिया जाता है या किसी और फील्ड में भी दिया जाता है। तो दोस्त ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ पत्रकारिता भी नहीं दिया जाता है मैग्सेसेस पुरस्कार, वैसे पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के लिए जो है मैग्सेसेस पुरस्कार जो है वो काफी फेमस है, हम लोग याद भी किए हुए हैं। लेकिन जान लीजिए शांति के फील्ड में भी दिया जाता है, साहित्य के फील्ड में भी दिया जाता है, समुदाय के जो होता है नेतृत्व उसके फील्ड में दिया जाता है। ये मैग्सेसेस पुरस्कार जो होता है जो जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है वो एक तरह से कहिए कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, मतलब एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो स्पेशल जो है मान के चलिए कि उसी फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दुनिया में हिंदी बोलने वाले जो है पहले रोबोट का नाम क्या था ये हमें जानना, ठीक है। तो पहला रोबोट का नाम हमको बता देना है जो क्या है कि हिंदी में बोलती थी ये हमें जानना है, जो जिसका जो है निर्माण किया गया है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, जो हिंदी में बोलती है, ठीक है। देखिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो रश्मि होगा। क्या होगा? रश्मि। ये रश्मि रोबोट
जो पहले बनाई गई है, ये हिंदी में बात करने वाली जो है पहली रोबोट है जो हिंदी में बात करती है। ना तो अभी तक के जितने भी रोबोट बनाए गए वो इंग्लिश में क्या होता है कि कम्युनिकेट करने का काम करती है, ठीक है। लेकिन ये हिंदी में बोली गई है। इसके जो बनाने वाले थे कौन थे दोस्त, ये जो थे जूट रंजीत श्रीवास्तव करके थे। इन्होंने ही क्या किया था कि इस रोबोट का डिजाइन किया था। उनका यह कहना था कि रोबोट हिंदी के साथ साथ मराठी में भी बात कर सकती है, भोजपुरी में भी बात कर सकती है, इंग्लिश में तो टॉकिंग करते ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यही रोबोट बना था जो हिंदी में बात कर सकती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मिताली राज किस खेल से संबंधित रखती है, ये हमें जानना है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मिताली राज के बारे में, जो लोग क्रिकेट के प्रेमी होंगे उन्हें खैर पता ही होगा कि मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित रखती है। किससे? क्रिकेट से संबंधित रखती है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित रखती है, जो 2004 से लेकर के 2022 तक महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की क्या थी कि कप्तानी थी, ठीक है। और अपने करियर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए ऐसी जीके में इनका नाम नहीं आ गया है, ठीक है। तो मिताली राज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये हमें जानना है, ठीक है। बहुतों लोगों ने इसमें गलती कर दिया है, बहुतों ने राजा राम मोहन राय मार दिया है, बहुतों ने क्या कर दिया कि दयानंद सरस्वती मार दिए हैं, जो गलत है। आप देख लीजिए, आपको बताते हैं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि आत्माराम पांडुरंग ने ही क्या किया था कि ये प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 31 मार्च 1867 ईस्वी 1867 में किए थे, ठीक है। इनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि हिंदू धर्म जो है उसका प्रचार करना, कि ईश्वर जो है पूरा एक ही है और ईश्वर को एक ही मानिए, उसी की क्या कीजिए कि प्रार्थना कीजिए। यही मकसद था उनका और उन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था, ये हमें जानना है। देखिए पूर्ण राज्य कब बना था, उन्हें राज्य की दर्जा कब मिला था, यह भी जान लीजिए क्योंकि पूछ दिया जाता है। देखिए सिक्किम की वैसे पूर्ण राज्य की दर्जा जो मिला था वो 1975 में मिला था, 1975 ईस्वी में मिला था, ठीक है। ये फोर्थ नंबर 1975 ईस्वी में ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1975 में जो राज्य बना था, ये कैमा राज्य था भारत का दोस्त? ये 22वां राज्य था। कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 22वां राज्य था, ठीक है। 1950 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये मतलब कि 1950 ईस्वी में कहिए कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, तब इसके लिए एक अलग से संविधान का प्रावधान किया गया था और इसे जो है एक राज्य के रूप में जो घोषित कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली तौर तरीका से अलग हुआ नहीं था, ठीक है। 1974 में उस संविधान को जो है क्या किया गया कि मंजूरी भी दिया गया और इस 22वां राज्य उस समय 1974 में जो है कर दिया गया था। उसके बाद 1975 में एक राज्य बन गया था। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमें जाना है। फ्लाइंग सिख के बारे में जानते होइएगा, मिथिला सिंह, ठीक है। रंजीत, ये मिथिला सिंह को ही क्या कहते हैं हम लोग, ये फ्लाइंग सिख के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब ये जान लीजिए कि मिथिला सिंह आखिर को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से आखिर हम क्यों जानते हैं, क्यों ये प्रचलित हुआ था। देखिए आपको बताते हैं कि ये जो है इनकी उपाधि जो फ्लाइंग सिख की मिली थी, ये पाकिस्तान के अयूब खान ने दिया था। किसने दिया था? पाकिस्तान के अयूब खान ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। क्यों दिया था? क्योंकि पाकिस्तान में 1960 ईस्वी में जान लीजिए कि एक रेसलिंग हुई थी जिसमें अब्दुल खालिक करके थे, उसको जो है इन्होंने क्या किया था, हरा करके जो है गोल्ड मेडल का पदक जीते थे। इसलिए उस समय पाकिस्तान के अयूब खान जो थे, इन्हें मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का उपाधि दिए थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किए थे कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। इसलिए जो है इन्हें काफी जो है मान सम्मान दिया भी जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हमें जानना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ये थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं। देखिए वैसे अगर रेलवे की शुरुआत की अगर बात कर लेते हैं तो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में ही हो गई थी, ठीक है। ब्रिटिश काल में ही 1853 में ही रेल की शुरुआत हो गई थी। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण लगभग जान लीजिए कि 100 वर्ष बाद जो हुआ था, 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में, लगभग 100 वर्ष पूरे होने के थे। ये 98 साल कहिए इसको। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। 1958 में क्या हुआ था कि रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको पता ही है कि पहला रेल जो हुआ था 1853 ईस्वी में जो चला था, वो मतलब
कहां से कहां चला था, मुंबई से लेकर के ठाणे तक के चला था। उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 34 किलोमीटर की थी, ठीक है। और कितने डब्बे थे, तो उसमें 14 डब्बे थे। कितने लोगों ने इसमें यात्रा की थी, तो लगभग 400 लोगों ने सवार होकर के यात्रा किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। जब देश आजाद हुआ था अपना, उसके बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। आपातकालीन की स्थिति में कहता है इंदिरा गांधी ने कौन सा जो है संविधान संशोधन जो है लागू किया था, ये हमें जाना है। देखिए जिस समय इंदिरा गांधी जी थे उस समय जो है इमरजेंसी लागू हुआ था, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ समय की बात है, आप मूवी देख लीजिएगा जाकर के, कंगना रनावत ने जो इमरजेंसी मूवी लेकर के आई है, बहुत अच्छा सीख मिलेगा। भले वो फिल्म जो फ्लॉप हो या कुछ हो, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप देखिएगा इतिहास से आपको सीख मिलेगा उसमें, ठीक है। तो वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, एक बार जाकर के मूवी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब इमरजेंसी लगी थी उस समय जो है कौन सा संविधान लागू किया गया था, उसमें 2 संविधान जो है संशोधन किए गए थे। एक तो इसमें दे दिया है आपको कौन, ये 42वां 42 संविधान जो है उस समय क्या किया गया था कि संशोधन किया गया था। एक कौन किया गया था, एक जो है 38 संविधान, 38 और 42, ये दोनों जो संविधान संशोधित करके उस समय लागू किया गया था, ठीक है। उस समय जो इमरजेंसी लागू हुई थी, इस समय इंदिरा गांधी जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी थी, उसी समय उन्होंने क्या किया था कि इमरजेंसी लागू किया था, ठीक है। अब उस समय जो ये संविधान लागू हुआ था, उस समय इससे जो है कहा जाता है, एक तरह से कहिए तो लघु संविधान भी कहा जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा जो है वो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, ये जान लीजिए। तो 38 और 42 संविधान जो लागू हुआ था उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है नियम जो है वो किस साल जो है पारित किया गया था, ये हमें जाना है। तो ये ग्राम और जो है ये मतलब खादी और ग्राम उद्योग जो है ये लागू कब किया गया था, कब पारित किया गया था, ये थोड़ा सा जान लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं 1956 में। कब, 1956 में, ठीक है। ये इसके पारित होने के बाद ग्राम और जो है ये खादी और ग्राम उद्योग पारित होने के बाद 1956 में पारित होने के बाद 1 साल बाद ही ग्राम और खादी का जो है उद्योग की जो है क्या हुआ था कि फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये क्यों लगाया गया था, ये इसलिए लगाया था कि गांव में लोग जो है बेरोजगार रहते हैं, तो गांव में क्या कर सके, कुटीर उद्योग कम से कम खोल करके अपना जीवन यापन कर सके, गांव में भी क्या हो सके जो है उद्योगों का जो है विकास हो सके, इसलिए जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। ये कानून जो है उस समय पारित भी किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए कि बुद्ध पूर्णिमा जो होता है वो किस समय मनाई जाती है अपने इंडिया में, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए बुद्ध पूर्णिमा जो होती है वो किस समय मनाई जाती है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई जाती है बैसाख के पूर्णिमा में मनाई जाती है। कब, बैसाख के पूर्णिमा में, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर। इसके पीछे लॉजिक भी है, बहुत सारे लॉजिक है कि आखिर बैसाख के पूर्णिमा में हम बौद्ध जो है पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। उस समय जान लीजिए कि पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, ये सभी में क्या होता है कि बुद्ध पूर्णिमा उस समय मनाई जाती है, काफी बड़े लेवल पे मनाई जाती है, ठीक है। अपने बिहार में गया में भी जाइएगा तो वहां भी बड़े लेवल पे ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अब उसी दिन आखिर क्यों चुना गया है, ये भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म जो हुआ था वो बैसाख के पूर्णिमा में ही जन्म हुआ था, उनकी ज्ञान की प्राप्ति भी जो है पूर्णिमा में ही हुई थी, उनकी डेथ भी जो हुई थी वो पूर्णिमा में हुई थी। तो तीनों एक साथ उनकी जो है ये काम हुआ था भगवान बुद्ध का, इसलिए जो है बड़े तौर पे जो है इसका क्या किया जाता है, बड़े लेवल पे जो है इसका पर्व को जो है मनाया जाता है। जो बौद्ध भिक्षुक लोग होते हैं इनको बड़े लेवल पे मनाते हैं, और बिहार में अगर जाइएगा तो आपको देश विदेश से लोग जो है वहां पे पहुंचते हैं इस पूर्णिमा को देखने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस सबको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 17 जो है वो किस नियम से संबंधित है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए संविधान 17 अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अस्पृश्यता जो है उससे संबंधित है, किसे, अस्पृश्यता से संबंधित है, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अस्पृश्यता में क्या है कि जो जनजाति होते हैं या जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उसके लिए ये एक्ट जो है क्या किया गया था कि पारित किया गया था, क्योंकि लोग क्या है कि छुआछूत की जो भावना होती है वो बहुत रखते हैं, तो उसके खिलाफ एक जो है क्या हुआ था कि 1955 के ईस्वी में कहिए कि ये जो है एक्ट जो है पारित किया गया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, कि कोई भी उसके साथ जो भेदभाव न करे, छुआछूत न माने, अगर मानता है अगर उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो ये अनुच्छेद 17 के तहत जो है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये एक्ट जो बनाई गई है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या होती है, ये हमें जानना है। देखिए, दोहरी नागरिकता की विशेषता जो होती है वो संघीय सरकार होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो कहते हैं सो। ठीक है, ये अब इसको समझ नहीं पाइए होइएगा कि दोहरी नागरिकता जो होती है ये फेडरल गवर्नमेंट होता क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि दोहरी नागरिकता फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, दोहरी नागरिकता तो पहले समझ लीजिए कि दोहरी नागरिकता क्या होती है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो दोहरी नागरिकता को अच्छी तरह से समझते होंगे। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक देशों में क्या होता है कि नागरिकता सिटीजन जो होती है वो प्राप्त होती है, तो वो दोहरी नागरिकता होती है। या उसको बहु नागरिकता मल्टीपल जो है सिटीजन की जो है वो मान्यता दी जाती है। ठीक है, एक से अधिक देशों में उसकी नागरिकता प्राप्त होती है, एक से अधिक देशों में जाकर के वो वोट डाल सकता है, रह सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती। दूसरी ये चीजें होती है कि उसे पासपोर्ट जो होती है वो दूसरे देशों में जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है, और दूसरे कंट्री में आने जाने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, आराम से वो आ जा सकता है, रह सकता है, कभी भी आ जा सकता है। तो ये चीजें होती है। जैसे कि मान लीजिए कि राहुल गांधी साहब हो गए, तो उन्हें भी क्या है कि दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो उन्हें भी क्या होता है कि आराम से आ जा सकते हैं, आराम से उनको जो है पासपोर्ट इश्यू हो सकता है, कहीं भी आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी। तो ये सब चीजें फैसिलिटी होती है दोहरी नागरिकता में। ठीक है, अगर आपको दोहरी नागरिकता है तो एक उपाय है कि आप दोहरी नागरिकता ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जाइए फॉरेन के गर्ल से, लड़कियों से शादी कर लीजिए, एक तो भारत की नागरिकता हो गई, उसके बाद चले जाइएगा विदेश, वहां पे जो है कुछ समय रहिएगा, 7 साल से अधिक समय रहिएगा, वहां पे आराम से जो है बच्चे हो जाएंगे, आपके जो है नागरिकता आराम से मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, बच्चों को भी आपको दोहरी नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि आप यहां से रहिएगा, आपका जो है वाइफ जो होगी वो फॉरेन से रहेगी, अब बच्चे जो होंगे वो दोनों जगह के होंगे, तो उसे दोहरी नागरिकता मिल सकती है। तो ऐसे भी होते हैं। ठीक है, अभी तत्काल में देखते हुएगा कि बहुत लोग जो है क्या होता है कि फॉरेन के लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना विदेश जाने की, या विदेश से जो है बहुत सारे हो जाते हैं, फंड मतलब फंड करते हैं, आने जाने की जो है सुविधा हो जाती है, कमाने की सुविधा हो जाती है, इसलिए लोग जो है फॉरेन के लड़कियों से शादी कर लेते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे के बीच जो पहली ट्रेन चली थी उसकी लगभग किलोमीटर कितनी थी, ये हमें जानना है। ठीक है, तो हम लोग आपको इससे पहले ही बता दिया कि रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसी समय आपको बता दिए थे कि मुंबई से ठाणे के बीच जो है रेल चली थी, उसमें कितने किलोमीटर की थी, वो 34 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी थी दूरी? मुंबई से ठाणे की जो लगभग किलोमीटर है वो 34 किलोमीटर है। ठीक है, ये थर्ड नंबर 34 किलोमीटर है, और पहली ट्रेन जो है 1853 ईस्वी में ही चली थी, जो 14 डब्बों की थी, जिसमें 400 लोगों ने क्या किया था कि यात्रा किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन तो आपको इसी से पकड़ा गए। चलिए अगला नंबर देखिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्याग पत्र जो है किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। फिर उपराष्ट्रपति उस त्याग पत्र को लेकर के आखिर किसे देता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो रेजिग्नेशन जो होता है वो किसे देते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति तो क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, उपराष्ट्रपति उसे लेते हैं, और उसी समय जब अप्रूव नहीं करते हैं, उसी समय एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं, क्या करते हैं कि वो जो होते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे जाकर के उपराष्ट्रपति सौंप देते हैं कि देखिए ये राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया कि रेजिग्नेशन दिए हैं, आप क्या कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मंजूर कर लेते हैं, फिर उपराष्ट्रपति क्या करते हैं उस पर साइन करके जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ये लोकसभा के जो अध्यक्ष अगर ना मंजूर कर दे तो ये उपराष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, फिर उसे ना मंजूर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष को जो है उपराष्ट्रपति जाकर के देते हैं। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, इस सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए भारतीय हिमालय से जो नदी निकलती है वो निकलती है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो है ये जान लीजिए कि मानसरोवर जो है तिब्बत है उसके पास से होते हुए निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर है, वहां से सिंधु नदी निकलती है, भारत के हिमालय से होते हुए ये पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान से होते हुए बाद में क्या करते हैं कि जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान अगर चाहे तो ये बांध क्या कर सकते हैं, सिंधु नदी को बंद किया जा सकता है। अब पाकिस्तान क्या करता है कि इसी सिंधु नदी से क्या करती है कि गेहूं की उपज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में लोग करते हैं, उसकी अगर कहिए कि अगर वो लोग डिपेंड है तो गेहूं की खेती पे डिपेंड है, और इसी नदी से बहुत ज्यादा उपज करती है। अगर इस पानी को रोक दिया जाए तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान। इसलिए जो है भारत तो चाहता नहीं है कि बंद हो, लेकिन वो कांड ऐसा कर देता है कि बंद करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, दया दिखा देते हैं कि कहा जाए बंद करने के लिए, नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए,
अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, ये हमें जानना है। ठीक है, मतलब मिलान किया गया है वो सही नहीं है, ये हमें जानना है। तो पहला नंबर देखिए, कहता है कि बुलर झील जो है वो कश्मीर में है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मीठे पानी का जो झील है बुलर झील, सबसे बड़ी झील मानी जाती है, वो ये आपका कश्मीर में ही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए सेकेंड नंबर कहता है कि ये नैनी झील जो उत्तराखंड में है, तो बिल्कुल नैनीताल जो है उसी के पास में ये झील आपको देखने के लिए मिलेगा जो उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लीजिए बेमनाल, ये बेमनाल कहता है कि झील, क्या ये झील महाराष्ट्र में है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये बेमनाल झील जो है आपका महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहां है ये भी जान लीजिए, ये केरल के राज्य में स्थित है, जो केरल का सबसे बड़ा झील माना जाता है। अब भारत में अगर कहे तो बड़े झीलों में इसकी गिनती भी आती है, मतलब बड़े झीलों में से एक झील ये भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कटीली झाड़ियां जो होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए कटीली झाड़ियां आपको खास करके कहां पे देखने के लिए मिलता है? जहां पे आपको ज्यादा गर्मी होती है वहां पे आपको क्या होता है कि कटीली झाड़ियां देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पौधे के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं कि सिकुड़ जाते हैं, कटीला रूप में बन जाते हैं। वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, प्रकाश से, सूर्य से प्रकाश लेकर के और जो है प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, वही कटीली जो होती है। जो पत्ते का जो रूप होता है वो कटीला भाग होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। तो वो कटीले जो होती है वो जान लीजिए कि शुष्क मरुस्थल जो क्षेत्र होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया या सहारा हो गया या थार मरुस्थल हो गया, वैसे क्षेत्र में आपको कटीले पौधे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि बबूल के पेड़ हो गया, नागफनी हो गया, ऐसे बहुत सारे कटीले पेड़ जो है आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, खजूर हो गया, वो सब चीजें जो आपको गर्मी वाले मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि गर्म वाले मरुस्थलीय उष्णीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक जो थे जिसे भगवान मानते हैं वो कौन थे, ये हमें जानना है। देखिए वैद्य चिकित्सक के जो भगवान माने जाते हैं वो किसे माने जाते हैं? धनवंतरी को माने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि धनवंतरी को माना जाता है। ठीक है, अब धनवंतरी को क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी जो थे, जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय ये जो थे अमृत के घड़ा लेकर के प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये चीजें है, लेकिन ऐसा प्रूफ है या नहीं है ये पता नहीं है, ऐसे लोग मानते हैं। ठीक है, धनवंतरी जो थे ये बहुत बड़े वैद्य थे। ठीक है, मैं वैद्य में जो है क्या क्या था कि बहुत स्टडी किए थे, बहुत जो है पढ़े लिखे थे। लोगों का ये चीजें मानना है कि अमृत लेकर के निकले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो थे ये बचे हुए थे आप लोगों के किससे? स्टैटिक जीके और जीके से, जो हमने क्या किया है कि डिस्कस आपको करा दिए हैं। ठीक है, और अगला नंबर टेस्ट जो है आज एक्टिव है, तो जाकर के क्या कीजिएगा कि टेस्ट जाकर के लगा लीजिएगा, टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, अगले दिन से रेगुलर टाइम टेबल पे क्या होगा कि आप लोगों का टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, और टेस्ट भी 20 में क्या होगा कि मिस नहीं होने वाला है, एग्जाम तक के चलेगी, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बता देते हैं कि आप आखिर टेस्ट कहां से दे सकते हैं, टेस्ट कहां से लगा सकते हैं। देखिए बता देते हैं, ये एप्लीकेशन है ERCB सर के नाम से, ये एप्लीकेशन है, इसी पे क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इसी पे आपको NTPC और ग्रुप डी के लिए जो है टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, टेस्ट जब भी लगाइएगा तो ये नॉन स्टॉप टेस्ट ही परचेज कीजिएगा, कोई दूसरा मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि नॉन स्टॉप टेस्ट ही हम पढ़ा रहे हैं और नॉन स्टॉप टेस्ट में ही आप लोग शामिल होइएगा, किसी अदर में मत होइएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी तरह की समस्या होगी तो ये नंबर आपका दिया हुआ है 8789 ये, तो इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल कर लीजिएगा, 71 ये है ना 55 वाला नंबर, इस पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जाइए फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट लगा लीजिए। और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो एग्जाम है आप लोगों की CBT, चाहे वो NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो, उसमें काफी मदद करेगा ये क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए फिर अलग से जो है जल्द ही हम ला रहे हैं करंट अफेयर्स, वो भी आप लोगों के लिए स्टडी करवाएंगे। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए, जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। अब क्या कीजिए हमें दोस्त कि इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन मिलेंगे एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, एक नए डिस्कशन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।